हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 3.5 का परिचय। और परिचय में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि वज्र गुणन विधि क्या होता है। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि को पहले समझने वाले हैं। समझने के बाद जो है उस क्या करेंगे, हम लोग कुछ उदाहरण से उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी कि वज्र गुणन विधि को पढ़ेंगे, फिर उदाहरण से उसको समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रश्न वाले में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो है व्यापक रूप यानी कि जो समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है उसको लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्यापक रूप क्या होता है वज्र गुणन विधि बोले तो जो समीकरण युग्म है तो a1x प्लस a2 नहीं, इसमें क्या होगा b1 y प्लस c1 बराबर 0। तो ये समीकरण एक, ठीक है, यानी कि यहाँ समीकरण युग्म का व्यापक रूप, ठीक है। उसके बाद फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में करना क्या होता है, इसमें हम लोग डायरेक्टली x और y का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ जो पहले x है, ठीक है, x में करना क्या होता है, ऊपर तो हमें x लिख लेना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर y है तो इसमें y लिख देना है। ठीक, यहाँ पर c1 है तो इसमें c1 की जगह क्या करना है, इसमें c1 लिखना नहीं है। c1 के गुणांक में कौन है, चर कुछ है क्या, नहीं है, तो इसमें एक है गुणा में तो एक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें एक a1 के साथ x है तो x लिए, b1 के साथ y है तो y लिए, c1 के साथ क्या है एक 1 तो 1 ले लिए। ठीक है, चलो अब इसमें करेंगे बट्टे, तो x वाला पद जो है इसको छोड़ देना है। क्या कर देना है, इसको छोड़ देना है। तो करना क्या है, इसमें b1 को c2 से गुना करना है, b1 को c2 से गुना करना है। ठीक है, इसको छोड़ दिए, x वाला पद है ना तो इसको छोड़ दिए। ठीक है, और फिर b2 को c1 से माइनस b2 को कौन सा साइन लेंगे, माइनस का साइन लेना है। ठीक है, माइनस का साइन लेंगे। उसके बाद जो है ये हो गया x वाला, अब y वाला करना है। जब y वाला लेंगे ना तो y वाला पद को जो भी b1 b2 है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो लेंगे किसको, a1 c2 a2 c1। ठीक है, पहले a1 को c2 से गुना करेंगे, a1 को c2 से गुना करेंगे, और फिर a2 को c1 से, a2 को c1। ठीक है, और साइन रहेगा माइनस का, माइनस करना है, फिर बराबर। अब देखो ये c वाला पद ले रहा है इस बार ना, तो c वाला को छोड़ देना है, c वाला को छोड़ देना है, सिर्फ a1 b2 a2 b1। ठीक है, इसमें a1 को गुना करेंगे b2 से, फिर माइनस करेंगे a2, पहले a2 b1। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक बार x वाला पद को इसके बराबर रखेंगे और एक बार जो है y वाला पद को इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग x वाला पद को इसके बराबर लिखाते हैं। अब x बट्टे में b1 बाई c2 माइनस b1 b2 c1 बराबर करेंगे इसको a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसके बराबर दिखाएंगे तो देखो इसमें त्रिया का गुना तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, त्रिया का गुना करेंगे, या फिर ये नीचे है तो नीचे रखते हैं, ये नीचे है तो उधर जाके ऊपर होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें x का x रखेंगे, इधर ये नीचे है उधर जाके ऊपर एक के साथ गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक के साथ गुना होके तो उतना ही रहेगा ना, b1 c2 माइनस b2 c1, और नीचे हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गया x का
मान ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, याद रहेगा, याद रह जाएगा ना। तो उसके बाद फिर हम लोग y का भी मान ज्ञात करना होगा हमें। ठीक है, तो y को क्या करेंगे, y बट्टे में A1C2 माइनस A2C1 बराबर 1 बट्टे में A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो फिर सेम उसी तरह करेंगे यहाँ पे, इसलिए y बराबर इसको उधर 1 से गुना कर देंगे, इधर ये नीचे है उधर जाके ऊपर होगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी नीचे है तो उसको नीचे ही रखते हैं, तो इसमें लिखेंगे बट्टे A1C2 माइनस A2C1 और नीचे होगा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये हो गया दूसरा सूत्र। हम लोग को समीकरण युग्म में क्या ज्ञात करना होता है, x और y से ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि जो है ये जो सूत्र है इसको याद करने में बहुत समस्या होगी, मतलब याद कर लेंगे फिर भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको अब क्या करेंगे, हम लोग ऐसे इसको याद कर रखने का कोशिश करेंगे, हालांकि इसको दो याद करने का आवश्यकता ही ना पड़े, बस देखेंगे और माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, याद करने का कोशिश, यानी कि इसी को देखो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर x यहाँ से शुरू करते हैं, x बस इतना सब कुछ जो हम लोग काम धाम किए हैं मेन सूत्र यही होता है। ठीक है ना, x का मान ये ऐसे निकालते हैं और y का मान ऐसे निकालते हैं, लेकिन अब जो है हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं ताकि इन सबका जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली जो है सॉल्व कर सके बिना सूत्र को याद किए। बस हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक को याद करेंगे, क्योंकि ट्रिक हम लोग का गणित में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखो x का इसमें मान है तो उसमें A1 और A2 को छोड़ देना है। उसमें लेना क्या है, देखो इसको हम यहाँ ले लेते हैं x। ठीक है, और इधर ले लेंगे y और इधर ले लेंगे 1। ठीक है, तो देखो x है तो इसमें क्या लेंगे b, इधर लेंगे B1 B2 ले लिए। अब इधर लेंगे फिर C1 C2। ठीक है, C1 C2 थोड़ा नीचे ले लेते हैं। x का पद था, दोनों को ले लिए। अब y का पद है तो क्या लेंगे, इसको और इसको लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें A1 फिर A2 और नीचे फिर इधर B1 y का ले रहे हैं ना, y का ले रहे हैं तो फिर A1 A2 C1 C2। x बच्चे में x का मान देखो, इसमें B1 B2 C1 C2 A1 A2 C1 C2। इसको लेंगे तो भी दोनों आता है ना, और इसको लेंगे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके बाद जो C1 में है, इसमें देखो C1 है तो क्या करेंगे, इसमें आप B1 B2 लेते हैं। ठीक है, x के पद ज्ञात करना है तो इसमें C1 B1 C2 B2 C1, फिर इसका पद ज्ञात करना है तो यहाँ से C1 A2 C1 A2 C1 A2 और फिर C2 A1। फिर आप इसका करेंगे तो देखो A1 B2 B2 और A2 B1। ठीक है, तो यानी कि B1 को C2 से गुना करना है, B2 को C1 से गुना करना है, फिर C1 को A2 से गुना करना है, C2 को A1 से गुना करना है, और फिर A1 को
B2 से और A2 को B1 से गुणा करना है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ जो x है ऐसे हम लोग पहले बार लिख लेंगे, ठीक है। इसे लिखने के बाद जो है x की जगह आप देखो B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y का मान निकालेंगे यहाँ पे C1 A2 फिर C2 माइनस C2 A1 बराबर इसमें A1 B2 माइनस A2 B1। तो दोनों सेम है। इसमें क्या था B1 C2 और B2 C1 था, इसमें इसके बाद ये A1 में A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस A2 C1। देखो इसमें क्या हुआ था, जैसे हम लोग y का लिए थे तो उसको हम लोग इधर से करना था, ठीक है। तो आगे पीछे माइनस होके तो इसमें वही रहेगा, इसमें अगर माइनस करेंगे ठीक है मान उतना ही आएगा, क्योंकि अगर ये बड़ा रहेगा माइनस में तो ये माइनस का साइन रहेगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में होगा, ठीक है। तो इसमें C2 A1 और फिर इसमें ये आ गया A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर टाइम हम लोग को क्या करना है, इतना ही करना है, दोनों को अलग अलग करके हल करना है कि इसमें B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1। इसको अलग से हल करेंगे, फिर इसको y वाला को अलग से हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें y बटे में C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर A1 एक बटे में A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। बस इसको याद रखना है। यहाँ पे ये जो है इसमें याद रखना कि दोनों साइड में क्या होगा, B1 B2 होगा और बीच में C1 C2 A1 A2, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ मान लेना कि दोनों तरफ B से बॉर्डर है और बीच में ऊपर करके देखो तो AC है, तो बीच में AC लगा हुआ है और बाहर में दोनों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर याद रखते हो ना तो बाकी सब बन जाएगा। हाँ तो चलो अब देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 14 समझते हैं बुद्धिमान विधि को, ठीक है। तो 14 में क्या बोला है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया होता है, ठीक है। परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत होता है 74 रुपया। तो बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर किराया ज्ञात करना है मलेश्वरम से, जो बेंगलुरु का बस स्टैंड है, बेंगलुरु का बस स्टैंड से मलेश्वरम, पहले ये तो ये ज्ञात करना है। दूसरा फिर बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले दिया हुआ बस स्टैंड का जो किराया है मलेश्वरम से, उसका 3 टिकट लिया है, फिर यशवंतपुर की का कितना लिया था, 2 टिकट लिया था इसका, ठीक है। तो बस स्टैंड से मलेश्वरम का 2 टिकट और बस स्टैंड से यशवंतपुर का 3 टिकट और रुपया है 46 रुपया, ठीक है। फिर दूसरा बार जो है मलेश्वरम का 3 टिकट और यशवंतपुर का 5 टिकट और उसका कुल लागत है 74 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया, मलेश्वरम का किराया बराबर x रुपया, ठीक है। फिर बस स्टैंड से तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया,
बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया मान लो कि ₹y है, ठीक है, ₹y है। और मल्लेश्वरम जाने के लिए उसने पहले कितना खरीदा था? पहले खरीदा है 2 टिकट और फिर यशवंतपुर के लिए 2 टिकट, ठीक है, 3 टिकट। तो हम लोग अब करेंगे प्रश्न से तो एक टिकट का मूल्य कितना है? ₹x है। वो खरीदा है 2 टिकट, तो 2 टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹2 हो जाएगा। और फिर यशवंतपुर का जो है ₹1 का, एक टिकट का कीमत है ₹y लागत है, और उसने खरीदा है 3 टिकट, तो ₹3 हो जाएगा। अब सबको मिला के कितना होता है? ₹46 होता है। सबको मिला के ₹46। तथा फिर दूसरा कंडीशन में पहले तो वो मल्लेश्वरम के लिए 3 टिकट खरीदा है, तो 3 टिकट के लिए ₹3 है। फिर यशवंतपुर के लिए खरीदा है 5 टिकट, तो ₹5 होगा। फिर दोनों को मिलाने के बाद बनता है ₹74, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो हम लोग का एक समीकरण बना है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यापक रूप में बदल लेते हैं। तो 2x + 3y - 46 = 0, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। फिर 3x + 5y - 74 = 0, समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है? वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे हम लोग? जो इसमें जो लिखे थे क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वही अपनाएंगे, ठीक है। तो वज्र गुणन को मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट विधि। तो सबसे पहले इसमें x लिखेंगे, ठीक है, इसमें y लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। पहले तो यहाँ पर हम लोग b से शुरू करेंगे। b1 का मान कितना है? देखो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ठीक है। तो b1 से शुरू करते हैं। b1 में 3, नीचे भी, नीचे 5, इसमें -46, इसमें -74, फिर a1 2 3, फिर b1 b2 3 5, ठीक है। देखो b से शुरू करेंगे, b c a b, ठीक है, b c a b। तो आप करेंगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुना करेंगे, गुना, ठीक है। हम इस चीज को हम लोग करते हैं ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे x लिखेंगे, x में होगा 3 गुना -74, 3 गुना -74, डायरेक्टली गुना कर देते हैं, कितना होगा? 4 × 12 का 2, कैरी में 1, 7 × 21 और 1 22, तो माइनस में 222 होगा। और फिर गुना करना है 5 को 46 से, इसमें माइनस का साइन रहेगा, तो 6 × 5 = 30, इसका 0, कैरी में 3, 5 × 20, 20 और 3 23, माइनस प्लस, इसमें माइनस है ना, और सूत्र में माइनस होता है, माइनस प्लस। अब देखो, अब करना है y का, 46 को गुना करेंगे 3 से, तो 6 × 18, 18 का 8, कैरी में 1, 4 × 12 और 1 13, माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 2 को गुना करेंगे 74 से, तो -17 में होता है, 4 दूना 8, फिर 7 दूना 14, और कैरी में था नहीं था, कैरी में नहीं था, तो 7 दूना 14। अब माइनस, इसमें माइनस है ना, फिर सूत्र में माइनस है, माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस। अब फिर इसमें गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, माइनस होगा
3 तिया 9। ठीक है, अब इसमें देखो x बट्टे में कितना बचेगा 8, x बट्टे में 8, y बट्टे में कितना बचेगा 10, इसमें 10 बचेगा। अब इसमें 1 बट्टे में 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार इस x वाला पद को इसके बराबर दिखाएंगे, एक बार y वाला पद को इसके बराबर दिखाएंगे, अलग अलग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें x बट्टे में 8 इसमें करेंगे, अब बराबर 1 बट्टे में 1 कर सकता है। ठीक है, 1 ही कर देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 8 के 8। फिर तो कर देते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बट्टे में 10 बराबर 1 बट्टे में 1, तो इसलिए डायरेक्ट गुना कर देंगे इधर, तो y बराबर 10 अतः x बराबर, तो x बराबर हम लोग को मान नहीं पड़ेगा ना, हम लोग को निकालना था बस स्टैंड का जो किराया है उसका निकालना था, टिकट का। ठीक है, अतः फिर डबल लिख दिए, मलेश्वरम का किराया बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया कितना हो जाएगा, x, इसमें x है ना, तो x का मूल्य हो जाएगा 8 रुपया। उसके बाद फिर बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया 10 रुपया। चलो उसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। चलो आप देखते हैं उदाहरण नंबर 15 को। ठीक है, इसके पास ठीक है, उदाहरण नंबर 15 में क्या बोला है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, जिसका केवल एक हल होगा। ठीक है, तो एक हल होगा उसे समीकरणों के लिए। तो पहले हम लोग क्या समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण इसमें दिया हुआ है, समीकरण क्या क्या दिया हुआ है देख लो, 4x प्लस py बराबर नहीं प्लस में है, प्लस 8 बराबर 0। फिर 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करेंगे, समीकरणों के युग्म का जो व्यापक रूप होता है उसे तुलना करेंगे, तो इसमें a का मान कितना होगा, a1 का मान 4, a2 का मान 2 और b1 का मान 1, b2 का मान 2 होगा। उसके बाद c1 का मान 8, c2 का मान 2। ठीक है, ये होता है तुलना करने पर। तो अब हम लोग जानते हैं कि a1 b1 जो अनुपात होता है उसको तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जब अद्वितीय हल होता है तो पहला जो a1 बटे में b2 नहीं, a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 होता है, पहला अनुपात ही बराबर नहीं होता है। ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे क्योंकि समीकरण दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। इसलिए क्या होगा, पहला अनुपात a1 बटे में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे में b2 का। ठीक है, तो हम मान रखेंगे a1 का मान कितना है 4 और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान p और b2 का मान b2 लिख दिए 2। ठीक है, इसमें भी रखे हैं 2।
तो ये सब क्या होगा, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें जो है 2 है, रखने पर कितना हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 4 ले लेंगे टी का मान, ये भी कटने पर 2 आ जाएगा, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग को बराबर नहीं रखना है। ठीक है ना, बराबर रहने से ही क्या होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अगर p की जगह हम लोग 4 रखते हैं, p की जगह 4 रखते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखो हम लोग एक पहले बनाए थे, क्या पहले समझे थे कि हमें वैसे मान को देखना है, अगर ये बराबर नहीं है ना तो वैसे मान को देखना है जिसको रखने पर ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा मान होगा जो यहाँ पर रखने से ही दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, वो केवल 4 है। यहाँ अगर 4 रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो उसका अद्वितीय हल नहीं होगा। तो मतलब कि हम लोग का जो इसमें आंसर होगा, 4 के अलावा जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, 4 के अलावा जितनी सारी संख्याएं हैं उन सबको रखेंगे, मतलब उनमें से किसी को भी रखेंगे तो ये इस दोनों समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अतः p इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब इसमें अगर p का मान 4 नहीं रखेंगे और उसके अलावा कोई किसी मान को रखते हैं, समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो उसमें कर देंगे, अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए 4 के अतिरिक्त, तो 4 को छोड़कर उसके अलावा, ठीक है, p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। ठीक है, इसको डालो, उसके बाद फिर हम लोग उदाहरण नंबर 16 देख लेते हैं ना। उदाहरण नंबर 16 ये है 16 नंबर। ठीक है, उदाहरण नंबर 16। तो उदाहरण नंबर 16 में क्या बोला गया है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अतिरिक्त अपरिमित, इसमें अपरिमित होना चाहिए ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो उसमें पहले जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ समीकरण लिखना होता क्या, यहाँ समीकरण युग्म क्या क्या है, पहला है k x प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, और फिर इसमें है 12x प्लसky माइनस k बराबर 0। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। ठीक है, फिर अगर हम लोग व्यापक रूप से अगर इसकी तुलना करेंगे तो a1 का मान ये k है, a2 का मान 12 है। ठीक है, और फिर इसमें b1 का मान 10, b2 का मान k, फिर इधर c1 का मान कितना होगा, -3, k -3। ठीक है, उसके बाद c2 का मान -k, तो ये हो गया। और इसमें करना क्या है, देखो k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए, क्या होना पड़ेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, जब a1 बटे में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे में b2 का, तो इस इक्वेशन में उसका होता है अद्वितीय हल, केवल एक हल होता है। और जब a1 a2 बराबर होता है b1 b2 और b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे में c2 का, तब होता है रेखाएं समांतर। ठीक है, मतलब इसका जो है कोई हल नहीं होता है।
उसके बाद फिर A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 और बराबर होता है C1 बटे में C2। तो रेखा संपाती होता है और इसका परिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम लोग का जो है यही सिचुएशन इसमें अप्लाई होगा, परिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, क्योंकि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इसीलिए A1 बटे में A2 बराबर होगा B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। ठीक है, तो इसमें A1 बटे में A2 का मान रखेंगे तो K बटे में 12 फिर बराबर 3 बटे में K बराबर माइनस K माइनस 3 बटे में माइनस K। ठीक है, और यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, 3 पद है। ठीक है ना, तो तीनों को पहले K बटे में 12 को इसके बराबर दिखाते हैं, फिर 3 बटे में K को इसके बराबर दिखाते हैं। ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पहले ले लेंगे हम लोग K बटे में 12 बराबर माइनस K माइनस 3 बटे में K। ठीक है, नीचे दिखा देगा ना, इसको हल इधर करते हैं। अब K बटे में 12 बराबर हो जाएगा इधर K माइनस 10 बटे में K। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट ये होगा, जो 3 बटे में K है, 3 बटे में K है और ये बराबर हो जाएगा K माइनस 3 बटे में K का। ठीक है, अब इसमें करके देखते हैं K का स्क्वायर गुना करेंगे ना, K का स्क्वायर बराबर 12K माइनस 36 बढ़तिया 36 3K, मतलब मान तो चाहे इसको लो चाहे इसको लो, ना मान आएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाता है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ठीक है कैंसिल। जी सर, क्योंकि दोनों तरफ नीचे है ना जी। जब दोनों तरफ नीचे रहेगा तो मान लो कि जो के है ये नीचे है तो इधर जाके ऊपर होगा, ऊपर नीचे फिर भी कट जाएगा। ठीक है, या फिर इसको अगर इधर लाओगे तो ये नीचे है तो ऊपर जाएगा गुलाब में, तो ऊपर नीचे फिर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ केवल बचा हुआ है 3 बराबर K माइनस 3। अब इधर प्लस में माइनस में करा के प्लस में बराबर 6 बराबर 3। ठीक है, इसलिए K बराबर, मतलब कि इसमें जरूरी नहीं है कि तुम लोग इसको भी सॉल्व करो जी। और एक को लेके तुम लोग इनमें से किसी एक को लेकर हल कर लोगे ना, मान लो कि इसको भी लेना जरूरी नहीं है, इसको भी जरूरी नहीं है, तुम ये दोनों का करके देखोगे तो उसमें भी उतना ही आएगा। ठीक है, ये दोनों का कर लोगे, देखो इसमें K बटे में 12 है और फिर 3 बटे में K है, इन दोनों को भी ले लोगे ना तब भी उतना ही आएगा मान। अब कैसे देखो, यहाँ पे गुणा करेंगे K का स्क्वायर बराबर 36, K बराबर रूट अंडर प्लस माइनस 36, इसलिए K बराबर प्लस माइनस 6। जी सर, तब रूट नहीं आया, मतलब कि अगर रूट अंडर में हम लोग रहते हैं तो उसमें क्या प्लस माइनस मिल जाता है। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब इसमें जो हम लोग समीकरण बना लिए हैं K स्क्वायर और 12 के 12 के, अब इसमें 36, इसमें भी उतना ही आएगा। ठीक है, करके देखना चाहोगे, K का स्क्वायर माइनस 12 के माइनस 36 प्लस 36 बराबर 0।
और इसमें k का स्क्वायर 9 माइनस 9 k माइनस 9 तो 36 होता है। ठीक है, तो इसमें 12 चाहिए, 4 36 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा 36 6 के माइनस 6 के प्लस 36 बराबर ऐसा कर सकते हैं ना। तो के स्क्वायर जगह इसमें कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली यहाँ से, इसमें के कॉमन लेंगे तो के माइनस 6 और यहाँ साइन रहेगा माइनस का तो 6 कॉमन लेंगे, उसमें के बचेगा और माइनस में 6, देखो माइनस माइनस प्लस 6 36, ठीक है, बराबर 0। तो के माइनस 6 फिर के माइनस 2 माइनस में आया के माइनस 6 बराबर 0। तो के माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कर सकते हैं ना। होल स्क्वायर ऐसा नहीं करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी लोगे तो मान उतना ही आएगा। सबसे आसान तो यही दिख रहा है ना, किसी को ले सकते हो, सबसे आसान यही है। ऐसे तुम लोग इसको भी ले सकते हो, ये भी आसान है, ठीक है। चलो किसी एक को ले लो तो हो जाएगा। तो लास्ट में कर देंगे अतः के का मान छः के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो, ठीक है।